वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ व्हाई डू यू फॉल इल। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर के जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। फिर डिजीज की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने डिस्कस किया था। बीइंग हेल्दी की मीनिंग क्या होती है, अलग अलग पर्सन के लिए हेल्दी वर्ड का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो अलग अलग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ डिस्कस किए थे, किस किस बेसिस पे हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। और उसके बाद से फिर हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स डिस्कस किया था इन केस ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ कि अब जैसे कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ या और किसी डिजीज़ के केस में जो डिजीज़ कॉजिंग जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी में किस पर्टिकुलर पाथवे के अकॉर्डिंगली एंटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स क्रिएट होंगे या उसके अकॉर्डिंगली वो अपना इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे डालेगा और फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन स्पेसिफिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स अपने को किस ढंग से एक्सप्रेस करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, अभी डिपेंड करेगा कि जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वो आपकी बॉडी के किस पार्ट में एंटर करता है। अगर जो पोर्ट ऑफ एंट्री है, अगर आप इमेजिन करो कि पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, मतलब माउथ के थ्रू यानी फूड और वाटर के थ्रू डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करता है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है। तो फिर कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, क्या हो सकता है आपको लूज मोशंस हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। फिर आपको स्टोमक पेन हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब कि आपके पेट में कुछ इन्फेक्शंस है, मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है और किसके थ्रू एंटर कर रहा है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मान लो कि जो हमारे पास जो पोर्ट ऑफ एंट्री है, द पोर्ट ऑफ एंट्री इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या सिम्टम्स होगा आपको, इसमें जो सिम्टम्स जनरेट होंगे दैट इज लंग्स रिलेटेड, स्वेलिंग इन लंग्स, कफ खांसी हो सकती है आपको, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। अब मान लो कि जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो है किसी तरह से ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाती है। हालांकि ब्रेन में इन्फेक्शन होना काफ़ी रेयर है कि बिकॉज हमारे ब्रेन और ब्लड में एक जैसे कोई भी चीज़ जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है आपके ब्लड में गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेन तक पहुँच जाए। हालांकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हो रही है, बट देयर इज़ अ बैरियर इन द बॉडी विच इज़ कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। बट फिर भी सर्टेन जो स्पेसिफिकली ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके जो जर्म्स हैं वो आपको ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। जैसे रेबीज का जो वायरस है वो आपको लेटरल स्टेज में मतलब ब्रेन को डैमेज करता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस एक डिजीज़ होती है जो ब्रेन के ऊपर, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्स जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए दैट इज़ मेनिंजाइटिस। तो अगर ब्रेन तक पहुँच गया तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन इन ब्रेन। उस कंडीशन पे अगर ब्रेन में हुआ तो फिर क्या होगा, आपको हेडेक होगा। हेडेक हो सकता है, स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होंगे हेडेक,
वॉमिटिंग, फिट्स, बेहोशी छा सकती है आप पे, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट इनका मतलब अगर हेडेक है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपके ब्रेन में ही इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ब्रेन के इन्फेक्शन में ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, बट हेडेक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है। दैट इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटीज़। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद से फिर नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू अगर एंटर करेगा फिर क्या होगा, आपके जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी, आपको बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होगी यूरिनेशन के टाइम पे, तो ये रिप्रोडक्टिव एरिया को डैमेज करेगा या इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, मान लो पोर्ट ऑफ एंट्री यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो अब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एरिया में प्रॉब्लम आएगी, डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बर्निंग सेंसेशन, वाइल यूरिनेशन पास करने में बर्निंग सेंसेशन होगी। बट अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे एड्स का वायरस है, एड्स का वायरस जेनाइटल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जेनाइटल एरिया के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जेनाइटल ऑर्गन्स पर नहीं होता, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, लिम्फ नोड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है और इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एंट्री, तो मैंने क्या बोला, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, मतलब कि जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी के जिस पार्ट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके सिम्टम्स क्रिएट होंगे। बट अब ये देखना है हमें कि बाकी सब में तो वही है, लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के केसेज में भी वही होगा, जेनाइटल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एड्स का वायरस की पोर्ट ऑफ एंट्री एक ये भी होती है, बाकी भी एंट्री हो सकती है किसी के थ्रू। अगर आपने मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी और इन्फेक्टेड ब्लड HIV पर्सन, HIV से इन्फेक्टेड ब्लड आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो उससे भी हो सकता है, और भी डिफरेंट। बट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड जिसके थ्रू एड्स का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो ऑब्वियसली जेनाइटल ऑर्गन्स हो गया यहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री, लेकिन इम्पैक्ट इसका जेनाइटल ऑर्गन्स पे नहीं होता, लिम्फ ग्लैंड्स पे होता है, लिम्फ नोड्स पे होता है, इम्यून सिस्टम पे होता है। चलिए, अब ये हो गया। अब जब भी कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और सर्टेन सेल्स को रिक्रूट करता है कि वो उन डिजीज कॉजिंग जर्म्स को किल करें। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। अब इसमें देखिए जैसे क्या होगा कि जैसे डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, WBC एक्टिवेट होंगे और उस जर्म्स को, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग। सेल ईटिंग हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इसको। सेल ईटिंग मतलब सेल किसी सॉलिड चीज़ को अपने अंदर ले रहा है, तो दैट इज फैगोसाइटोसिस। जैसे अमीबा का जो फूड कैप्चर करने का जो प्रोसेस होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। हमारी बॉडी में जो WBC है उनकी शेप भी मोस्टली अमीबॉयड होती है और ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स को इंगल्फ कर जाते हैं, तो दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो गई, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को उन्होंने खाना शुरू कर दिया। बट फिर भी कुछ सेल जो होते हैं वो एस्केप कर गए, भाग गए, और कुछ जो डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स थे वो इनसे बच के भाग गए। अब फिर इम्यून सिस्टम कुछ सर्टेन सेल्स को रिक्रूट करेगा जो कि उस डिजीज कॉजिंग को फिर दूसरे तरीके से किल करेंगे। कैसे क्या करेंगे फिर, अब WBC और मास्ट सेल्स टिश्यूज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये हिस्टामाइन नाम का एक सब्सटेंस, एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिससे कि ये उनके साथ फाइट किया जा सके। और इसमें क्या होगा कि कुछ लोकल रिएक्शंस होती हैं। लोकल रिएक्शंस यानी कि जहाँ पे इन्फेक्शन है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वहाँ पे थोड़ी सी आपको स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, ईचिंग हो सकती है, एंड दैट इज इन्फ्लामेशन। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बॉडी में हो रहा है
एकदम से किसी पर्टिकुलर एरिया में ईचिंग शुरू हो गई, रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है और वो कुछ जर्म्स को किल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, कुछ पर्टिकुलर सेल्स को रिक्रूट करेगा उनसे फाइट करने के लिए, और वो उससे फाइट करेंगे अपने अपने तरीके से। कुछ क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बना के उसको किल करते हैं, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन, और कुछ उसको इंगल्फ कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। द प्रोसेस of activation at the process of recruitment of certain cells to activate the immune system, क्या बोलेंगे आप इसको, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन का साइड इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा फिर, कि आपको थोड़ी सी उस एरिया में स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब इसके इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए ठीक है, सारी बातें हो गई। डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब मोस्टली क्या होता है, किसी भी डिजीज़ के जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हर डिजीज़ में होगा, कि कोई भी डिजीज़ हो, चाहे एक सिंपल डिजीज़ हो या कुछ और बड़ी डिजीज़ हो, जिसमें जो कि मतलब फैटल भी हो सकती है, कॉमन सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं। आपको फीवर हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, सिर में पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, काफ़ी तेज़ फीवर हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन है ऑलमोस्ट हर डिजीज़ में। ठीक है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में स्टार्टिंग में इसी तरह की वॉमिटिंग हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स स्टार्टिंग में जनरेट होते हैं। अब हमें क्या करना है कि डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया हमने, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, अब क्या करनी है, आपको ट्रीटमेंट करनी है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए एक तो मेथड ये हुआ मेडिकेशन, आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आपको मेडिकेशन दी जाएगी, मेडिसिन दिए जाएंगे, और साथ के साथ आपको मतलब बेड रेस्ट एडवाइस किया जाएगा। आप जितना ज़्यादा बॉडी को रेस्ट देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम कर सकेगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब कि अगर आपको ज़्यादा तेज फीवर हो रहा है तो फीवर को कम करने की मेडिसिन देंगे, दैट इज़ एंटीपायरेटिक। आपको काफ़ी पेन हो रहा है तो फिर एंटी एनाल्जेसिक देंगे जो पेन को कम करेगा, जैसे क्रोसिन हम देते हैं, दैट इज़ अ कंपाउंड कॉल्ड पैरासीटामोल। वो मार्केट में डिफरेंट नाम से अवेलेबल है, क्रोसिन, डोलो काफ़ी कॉमन ब्रांड है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, ये एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक, सॉरी एनाल्जेसिक, ये मतलब आपको दोनों हैं, एनाल्जेसिक बोलेंगे, एनाल्जेसिक दोनों हैं, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कम करते हैं और फिर पेन में भी कमी लाते हैं। डायरिया हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करना, किस रीजन से हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, पहले तो उसे कंट्रोल करना है, तो दैट इज़ एंटी डायरियल मेडिसिन देंगे। आपकी बॉडी में मान लो फिर और कुछ मतलब एलर्जी हो रही है तो फिर एंटी एलर्जिक देंगे। ये सारे सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को ख़त्म नहीं करेंगे, सिम्टम को कंट्रोल करेंगे। कुछ केसेस में जहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को किल करने की मेडिसिन नहीं है, जैसे इन केस ऑफ वायरल डिजीजेज, आपको डेंगू, इन केस मान लो किसी को डेंगू हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो हम ऑब्वियसली इनकी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, हम सिम्टम को कंट्रोल करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम कर सके। जब तक उनका इम्पैक्ट होता है, हर वायरस की एक अपनी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो तब तक हम बॉडी को स्ट्रांग बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो सिम्टम को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर जहाँ पे हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, तो सिम्टम के साथ साथ फिर हम डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को हम किल करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड टू किल द जर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा फिर, टू रिड्यूस द इफेक्ट आप कर लीजिए, ज़्यादा बोले को, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। चलिए अब इसमें देखिए, फिर इसमें क्या हमारे पास दो तरीके से काम करेंगे हम। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब कि किस तरह के सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देंगे, दैट इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या करेगा, फीवर को कम करेगा। फिर एनाल्जेसिक, पेन है तो ये पेन को कम करेगा। लूज मोशन हो रहे हैं, एंटी डायरियल, ये क्या करेगा, लूज मोशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एंटी एलर्जिक, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा ये। तो दीज आर द सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। और इसके अलावा मेजर थिंग क्या करना है उसको रिड्यूस करने के लिए, बेड रेस्ट। आपको प्रॉपर बेड रेस्ट, आपको हाई फीवर है और अब उछल कूद मचा रहे हैं, ऑब्वियसली फीवर और बढ़ेगा, आराम करेंगे तो फीवर कम होने के चांसेज हैं। एंड टू किल द जर्म्स, अब जर्म्स को किल करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किसके लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली, बैक्टीरियल डिजीज के लिए, बैक्टीरिया को किल करेगा ये। एंटी फंगल, फंगस को अगर फंगल्स की वजह से हो रही है तो उसको करेगा। फिर ये वर्मीसाइड्स, वर्मीसाइड जो मान लो जो वर्म वगैरह जो हेलमेंथिस होते हैं, जैसे पेट में बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्मीसाइड्स एक हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से हम वो देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली टू किल द वर्म्स। अब देखिए हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन भी है बट इफ़ेक्टिव नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए होता है, वायरल डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते। देखो एक्चुअली बैक्टीरिया और वायरस के काम करने के तरीके में डिफरेंस है। बैक्टीरिया जो अपने तरीके से काम करता है, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में एक बार एंटर कर जाने के बाद एक घुसपैठी की तरह काम करता है। घुसपैठी की तरह मतलब आपकी सेल के, आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को पूरी तरह से हैक कर लेता है और वो जैसे चाहता है वैसे वो काम करेगा। दैट्स वाई वायरस को किल करना मुश्किल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके घर में कोई इंसान, कोई घुसपैठिया घुस गया, आपको यहाँ पे बंदूक लगा दिया, अब आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अब तो जो करना होगा वो करेगा। अब वो ज़बरदस्ती आपसे सारे काम करवा रहा है, आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, आपसे खाना बनवा रहा है, खा रहा है, आपके घर में बड़े आराम से बैठा हुआ है, एसी की हवा खा रहा है, रोज़ डिफरेंट तरह के फूड बनवा करके खा रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज, समझ ही रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसने आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। तो वायरस के काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम उसको किल करने की कोशिश करेगा। उससे बचने के लिए जैसे ये बैक्टीरिया है, ये अपने ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है।
और इसमें ये सुरक्षित है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जिस प्रोसेस से ये सिस्ट या सेल वॉल या सिस्ट इसकी फॉर्मेशन कर रहा है, इस पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। इस पाथवे को ब्लॉक कर दिया, अब क्या हुआ, ये प्रॉपर ढंग से सेल वॉल की फॉर्मेशन हो नहीं पाई। अब हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल कर देगा। लेकिन वायरस के काम करने का तरीका डिफरेंट है। देखो, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी का सेल है, कोई भी सेल है, और एक वायरस से इन्फेक्शन हो गई। देखिए भाई, एक वायरस से इन्फेक्शन हो गई यहाँ पे। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ऊपर वाले पोर्शन ये जेनेटिक मटेरियल और डीएनए आरएनए हो सकता है, कुछ में आरएनए होता है, कुछ में डीएनए होता है। अब ये क्या करेगा, इस जेनेटिक मटेरियल को बस केवल अंदर एंटर करवा देगा। ओनली जेनेटिक मटेरियल, बस प्रोटीन कोड बाहर रह गई, अब ज़रूरत नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर कर गया। अभी जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए कुछ भी है, अभी ये सेल की मशीनरी को, सेल के रिसोर्सेज को हैक करके मल्टीप्लाई करेगा। अभी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वायरस ऑब्वियसली आपको पता है कि इस लिविंग सेल के अंदर जाकर एक एक्टिवेट होते हैं, वैसे इनएक्टिव बने रहते हैं, यानी कि डेड होते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये क्या करेगा, अब अपनी प्रोटीन कोड भी जनरेट कर लेगा। इस तरह से इसने प्रोटीन कोड जनरेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं सेल की पूरी कहानी ख़त्म। अब ये सेल ख़त्म हो गई और अब ये काफ़ी सारे वायरस निकल गए, और अब ये क्या करेंगे, फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से जो डिजीज़ है वो तेज़ी से फैलेगी, आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स तक इन्फेक्शन पहुंचेगी। तो अब इसलिए इसको थोड़ा किल करना मुश्किल होता है, बट स्टिल वी हैव सर्टेन एंटीवायरल मेडिसिन। बर्ड फ्लू के केस में कुछ एंटीवायरल मेडिसिन दिए जाते हैं, और इवन एड्स में भी कुछ हैं हमारे पास, एजिडो थाइमेडीन जो पेशेंट को दिया जाता है, बट ऑब्वियसली वायरस को किल नहीं करते, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देंगे, लाइफ को थोड़ा सा, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देंगे, लाइफ स्पैन बढ़ा देंगे। अदरवाइज़ और कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं। इवन हमारे पास कॉमन कोल्ड की भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। कॉमन कोल्ड के वायरस की लाइफ साइकिल लगभग 1 वीक होती है, 1 वीक के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, हम उसके बाद फिट हो जाते हैं। तो ये हुआ। तो इसके अलावा क्या है कि डिजीज़ की सिविरिटी किस ढंग से होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा एंटर कर चुके हैं। अगर मान लो कि जर्म्स का नंबर काफ़ी कम है तो इम्यून सिस्टम उसको काफ़ी जल्दी किल कर देगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट एक साथ काफ़ी सारे जर्म्स एंटर कर चुके हैं तो फिर डिजीज़ की सिविरिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब बातें होती हैं। तो इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।